जहां सब लोग अपने अपने दोस्तों के साथ गप्पे लगाने में बिजी थे, वहीं अर्जुन के चेहरे पर टेंशन साफ साफ नजर आ रही थी। वो बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज की टेंशन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। एक छोटे से गांव से आने वाला अर्जुन हाल ही में अपनी जॉब के चलते गुरुग्राम आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद उसकी तकलीफों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया था। अर्जुन अपने फाइनेंसेस मैनेज करने में असफल हो रहा था और इसका नतीजा ये निकल रहा था कि हर महीने के एंड में उसकी जेब खाली रहती थी। अपनी टेंशन में डूबा अर्जुन ये सब सोच ही रहा था कि उतने में उसकी एक क्लोज फ्रेंड निशा उसे दूर से सबसे अलग खड़ा देखती है। अर्जुन के चेहरे पर टेंशन इतनी साफ नजर आ रही थी कि निशा को उसके बारे में पता लगने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। एक दोस्त होने के नाते निशा ने अर्जुन से उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछा, तो अर्जुन ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ अपनी सारी प्रॉब्लम निशा को समझाई। निशा फाइनेंशियल एडवाइजर का काम कर चुकी थी और इसलिए वो अर्जुन की प्रॉब्लम को काफी अच्छे से समझ पा रही थी। उसने अर्जुन को उसकी इस प्रॉब्लम से निकालने का वादा किया और उसे अगले दिन मिलने के लिए बुलाया। अगले दिन अर्जुन निशा से मिलने आ गया। अर्जुन ने एक एक करके निशा को अपनी प्रॉब्लम्स बतानी शुरू की। उसकी सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि वो न चाहते हुए भी खर्च कर बैठता है और उसका खर्चा उसको जरूरी भी लगता है। इस पर निशा हंसने लगी और अर्जुन को फाइनेंस से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताने लगी। उसका कहना था कि आज जिस दौर में हम जी रहे हैं वो कमर्शलाइजेशन यानी बाजार में नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को हमारी जरूरत बनाकर लॉन्च करने का दौर है। हमारी हर जरूरत आज मार्केट का हिस्सा बन चुकी है। आपके खान पान का, आपके पहनने के कपड़ों का, पढ़ाई लिखाई, यहाँ तक कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढना भी आज कमर्शलाइजेशन हो चुका है। बाजार में आज आपको दर्जनों कंपनीज मिल जाएंगी जहाँ पर जाकर लोग अपने लिए अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं, जिसे मैट्रिमोनियल बिजनेस का नाम दे दिया गया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम मॉडर्नाइजेशन और प्रोग्रेस के नाम पर मार्केट के जाल में फंसकर रह गए हैं। मार्केट आज आपके लिए पहले जरूरतें क्रिएट करता है और फिर उन्हीं जरूरतों को पूरा करने का सामान बनाकर बाजार में बेच देता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपने आईफोन का सबसे नया वाला मॉडल खरीदा है। अब आईफोन के मोबाइल के साथ चार्जर तो आता नहीं, तो मोबाइल को चार्ज करने के लिए आपको ऑटोमेटिकली चार्जर भी खरीदना पड़ेगा और इस मोबाइल में गाने सुनने के लिए आपको उसके म्यूजिक एप्लीकेशन का भी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अब अगर आपको फ्यूचर में कभी लैपटॉप खरीदना है तो आईफोन का फोन तो केवल एप्पल के लैपटॉप से ही कनेक्ट होता है, तो आपको मजबूरन एप्पल का ही लैपटॉप खरीदना पड़ेगा। ये तो बस एक एग्जांपल है कि कैसे बाजार आपकी जरूरतें क्रिएट भी करता है और फिर उनको पूरा भी करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कम से कम आईफोन खरीदना तो मेरी जरूरत थी, वो तो बाजार ने क्रिएट नहीं की होगी। तो क्या आपने कभी ये सोचा कि मैंने आईफोन ही क्यों खरीदा? दोस्तों, आज बाजार में मिलने वाली हर चीज आपके स्टेटस से, आपकी क्लास से जोड़ दी गई है। आईफोन आज केवल एक मोबाइल नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल बन चुका है। अगर आपके पास आईफोन है तो समाज में आपका दर्जा काफी ऊंचा है और आपको अपर क्लास में गिना जाएगा। आपने भी आईफोन इसीलिए चुना ताकि आपको भी अपर क्लास में गिना जाए, आपका दर्जा भी समाज में ऊपर हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रूबी पारिक आपके साथ कुकू एफएम पर, जहाँ पर इस ऑडियो सीरीज में बहुत ही कमाल के इंसाइट्स के बारे में आप जानने वाले हैं। क्योंकि इसके आगे निशा ने अर्जुन को कुछ ऐसी बातें बताई जो कि ना सिर्फ अर्जुन के लिए बल्कि हम सब के लिए भी जाननी बहुत जरूरी है। ये बातें थी हमारी आज की लाइफस्टाइल से जुड़ी, क्योंकि लाइफस्टाइल ही आपके फाइनेंस मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो आइए चलते हैं अर्जुन और निशा के साथ हमारे अगले एपिसोड की ओर, जिसमें हम मॉडर्न वर्ल्ड और इसमें हमारी लाइफस्टाइल हमारे फाइनेंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सुनते रहिए कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। दोस्तों, मॉडर्नाइजेशन से आप क्या समझते हैं? इस मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे लाइफस्टाइल पर हमारे फाइनेंस का कितना इम्पैक्ट पड़ता है? क्या आपकी भी सैलरी शुरू के 10 दिनों में ही खत्म हो जाती है? अगर हाँ, तो अगले एपिसोड में निशा ने अर्जुन को इनसे ही निकलने की टिप्स बताई हैं। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मॉडर्नाइजेशन और प्रोग्रेस की इस दौड़ में हम इस तरह शामिल हो जाते हैं कि हम अपनी सारी इनकम, सारी संपत्ति यानी कि सारे एसेट्स ऐसी चीजों को खरीदने और बटोरने में लगा देते हैं जिनका हमारी जरूरतों से कोई लेना देना ही नहीं है और जिनके होने या ना होने से हमारी जिंदगी में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं होता। ये तो आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कैसे आपकी सैलरी आते ही 10 दिनों के अंदर अंदर पूरी की पूरी खर्च हो जाती है और बाकी के 20 दिनों का खर्चा आप अपनी बेसिक जरूरतों के साथ समझौता करके या दूसरों से उधार लेकर निकालते हैं। तो बार बार आपके मोबाइल में आने वाले एडवर्टीजमेंट आपको पूरी तरह से कन्विंस कर देते हैं कि उन चीजों के बिना आपका जीवन संभव ही नहीं है। और वैसे भी आजकल हमें स्कूल्स में, कॉलेज में या घर पर ये तो भरपूर बताया जाता है कि किन किन तरीकों से आप पैसा कमा सकते हैं।
लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उन पैसों को आप कैसे बचाकर सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पैसों को सही ढंग से मैनेज करने की ये इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल आपको खुद ही सीखनी होती है। लेकिन कुकू एफएम का ये वादा है कि हम आपको जीवन के किसी भी मोड़ पर अकेला नहीं होने देंगे। इसलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए ये पॉडकास्ट, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी लायबिलिटीज को धीरे धीरे एसेट्स में बदलकर अपने फाइनेंस को ज्यादा बेहतर मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर आज इतनी जरूरतें पैदा कर दी गई हैं कि अगर आप बाजार के हिसाब से चलने लग गए तो देखते ही देखते आपके सारे एसेट्स धीरे धीरे लायबिलिटी में बदल जाएंगे। आप मॉडर्नाइजेशन की इस दौड़ में सबकी बराबरी करने के लिए ऐसी ऐसी चीजें खरीदने लग जाएंगे, ऐसे ऐसे कामों में पैसे उड़ाने लग जाएंगे जिनका आपकी जरूरतों से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि कैसे आप अपनी इनकम को अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन लेकर बचा सकते हैं और धीरे धीरे कैसे अपनी सभी लायबिलिटीज को एसेट्स में बदल सकते हैं, ये जानना जरूरी है कि एसेट्स और लायबिलिटीज एग्जैक्टली होते क्या है। तो इसका जवाब ये है कि एसेट्स यानी कि संपत्ति ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनके मालिक आप खुद होते हैं और उनमें ऐसी एबिलिटी होती है कि वो आने वाले समय में आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे सके। जैसे कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसको बेचकर आप पैसे कमा सकते हैं, तो वो प्रॉपर्टी आपका एसेट है। इसी तरह से अगर आपके पास किसी कंपनी के स्टॉक्स हैं जिनको आने वाले टाइम में बेचकर आप पैसा कमा सकते हैं, तो ये स्टॉक्स भी आपके एसेट्स में ही गिने जाएंगे, क्योंकि लायबिलिटी दूसरों की तरफ आपकी ऑब्लिगेशंस होती है जिनको आपको आने वाले टाइम में पूरा करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा है, तो ये आपकी उस दूसरे व्यक्ति की ओर जिम्मेदारी है कि आपको उसका कर्ज वापस चुकाना है। तो इस पूरे पॉडकास्ट में हम अलग अलग केस स्टडीज की मदद से अलग अलग फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक्निक्स की जानकारी देकर आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपनी इनकम को सही ढंग से मैनेज करके अपनी पूरी जिंदगी को एक ढांचा दे सकते हैं। साथ ही में हम बात करेंगे फाइनेंस मैनेजमेंट की अलग अलग टेक्निक्स पर, जैसे कि रिटायरमेंट के लिए प्लान करना, अपनी इनकम को सही जगह इन्वेस्ट करना, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए अभी से काम शुरू करना, इमरजेंसी फंड में इन्वेस्ट करना जैसी सभी बातों पर गहराई से हम इस ऑडियो शो में चर्चा करेंगे। तो अर्जुन और निशा के साथ आप भी जुड़ जाइए इस सफर में और आजाद कर लीजिए अपने आप को इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर परेशानी से। अर्जुन निशा की इन बातों से काफी एक्साइटेड फील कर रहा था। उसे अब लगने लग गया था कि उसकी प्रॉब्लम्स का इलाज पॉसिबल है, इसलिए उसने निशा को अपनी इनकम को बचाने के तरीके पूछे। तो चलिए जानते हैं वो क्या तरीके हैं जो निशा ने अर्जुन को बताए, जिनसे हम अपनी इनकम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने आने वाले टाइम को सुधार सकते हैं। जानेंगे अगले एपिसोड में। अर्जुन का पहला डाउट था कि अपनी इनकम को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, तो निशा पूरी डिटेल के साथ में अर्जुन को उसकी पहली फाइनेंशियल एडवाइस देने लगी। इससे पहले कि वो अर्जुन को इनकम प्रोटेक्ट करने के बारे में बताती, उससे पहले ये जरूरी था कि वो उसे ये बताए कि इनकम प्रोटेक्ट करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो चलिए चलते हैं अर्जुन और निशा के साथ फाइनेंशियल लर्निंग के इस सफर के पहले चैप्टर की ओर। दोस्तों, आज जिस बाजारीकरण यानी कमर्शलाइजेशन के दौर में हम जी रहे हैं, वहाँ पर सबसे जरूरी चीज है पैसा। आपकी हर परेशानी और हर सवाल का जवाब भी पैसा ही है। आप खुद सोचिए कि आप सुबह उठते ही क्यों बिना सोचे समझे काम पर चल देते हैं? क्यों आप सुबह से शाम तक ऑफिस में या फैक्ट्री में ऐसा काम करते हैं जो शायद आपको पसंद भी ना हो? इन तमाम सवालों का जवाब आपको गहराई से सोचने पर ही मिलेगा। जब आप गहराई से सोचेंगे तो पाएंगे कि ये सब आप पैसों के लिए करते हैं। महीने भर की मेहनत के बाद जब आपकी सैलरी आती है तो उसको सही से मैनेज करने के बजाय आप उसे फालतू कामों में उड़ा देते हैं, जिससे आपके लाइफस्टाइल में कोई भी बदलाव नहीं आता है, उल्टा आपके पैसे बर्बाद होते हैं। इसलिए हम में से लगभग 90% लोग अपनी पूरी जिंदगी इस कमाने और उड़ाने की साइकिल में फंसकर रह जाते हैं। एक ऐसी साइकिल जिसमें 1 तारीख को आपकी सैलरी आती है जो 10 तारीख तक खत्म हो जाती है और आप फिर से अगले महीने के लिए कमाने में लग जाते हैं। बाकी के जो 10% लोग होते हैं वो अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करते हैं, जिसकी वजह से वो समय से रिटायरमेंट लेकर के अपनी जिंदगी को एंजॉय कर पाते हैं। तो इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एक अच्छे और स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन को लेकर के पहले से जागरूक रहकर कैसे अपनी इनकम को बचाकर अपने आप को किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हम फाइनेंस मैनेजमेंट की अलग अलग टेक्निक्स पर बात करेंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि कैसे आप इन टेक्निक्स की मदद से एक बैलेंस्ड और सस्टेनेबल लाइफ जी सकते हैं। तो दोस्तों, हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई इमरजेंसी आ ही जाती है। कभी हेल्थ की इमरजेंसी तो कभी फैमिली इमरजेंसी, और इमरजेंसी के आते ही हमारे बहुत सारे पैसे इस इमरजेंसी से डील करने में चले जाते हैं। ये पैसे या तो हम अपनी इनकम से चुकाते हैं या फिर कई बार इसके लिए हमको एक बड़ा कर्ज भी लेना पड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा फाइनेंशियल बैलेंस बिगड़ जाता है और हम उधार के जाल में फंसते चले जाते हैं। तो ऐसी किसी सिचुएशन में आप ना फंसे, इसके लिए आप एक इमरजेंसी फंड बना सकते हैं।
ये एक ऐसा फंड है जिसमें आप थोड़े थोड़े पैसे जोड़ते हैं और इस फंड का इस्तेमाल आप किसी भी तरह की इमरजेंसी से डील करने के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए आप हर महीने अपने इमरजेंसी फंड में हजार रुपए भी जमा करते हैं, तो ये 12 महीने में इकट्ठे होकर 12,000 रुपए हो जाएंगे। किसी भी इमरजेंसी के लिए एक साथ 12,000 रुपए अपनी इनकम से लगाना किसी के लिए भी बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन हर महीने अगर आप इमरजेंसी फंड के लिए थोड़े थोड़े रुपए जमा करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके पास किसी भी इमरजेंसी से डील करने के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट भी इकट्ठा हो जाएगा। इस तरीके से आप अपनी इनकम को अनएक्सपेक्टेड खर्चों से बचा पाएंगे और किसी भी सिचुएशन में आप अपने इमरजेंसी फंड की हेल्प से बिना किसी से कर्ज लिए अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों के पास अपने रोजमर्रा के खर्चों को चलाने के लिए एक ही इनकम सोर्स होता है। हमारा खाना पीना, पहनना, घूमना सब इसी एक इनकम पर टिका होता है। और जब कभी आपके साथ ऐसी कोई अनहोनी हो जाती है कि आपको अपनी नौकरी से निकाल दिया जाता है या किसी वजह से आपकी नौकरी छूट जाती है, तो आपकी पूरी जिंदगी का बैलेंस डगमगा जाता है। आपका इकलौता इनकम सोर्स भी आपसे छीन लिया जाता है। अब आपकी समझ में नहीं आता कि कैसे आप महीने का खर्चा चलाएंगे, कहां से अपनी जरूरतों के लिए पैसे लाएंगे। तो आपको ऐसी किसी भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े, इसके लिए जरूरी है कि आपके पास एक से ज्यादा इनकम सोर्सेज हों। आपकी जो मंथली इनकम आती है उसकी मदद से आप एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने ऑफिस आवर्स के बाद अपने इंटरेस्ट का कोई काम करके उसको अपना सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकते हैं। वैसे इंश्योरेंस भी एक और तरीका है जिसकी मदद से आप अपनी इनकम को बचा सकते हैं, क्योंकि आज मार्केट में हर चीज के लिए इंश्योरेंस मौजूद है, फिर चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस। आज हमारी जिंदगी इतनी अनप्रिडिक्टेबल हो चुकी है कि किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है या जो हमारी फूड हैबिट्स है वो इतनी खराब हो चुकी है कि कोई भी जानलेवा बीमारी कभी भी आपको जकड़ सकती है। तो ऐसे में जरूरी है कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो जो आपकी बीमारी का पूरा खर्चा कवर कर सके। ऐसे में आपको किसी से कर्ज भी ना लेना पड़ेगा और आपकी इनकम भी एकदम सेफ रहेगी। इसी तरह आप अपने लिए अलग अलग इंश्योरेंस जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस करवा सकते हैं, ताकि किसी भी इमरजेंसी के समय आप बिना घबराए उस सिचुएशन से डील कर पाएं। अगर आप एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जिसमें आप समय से रिटायरमेंट लेकर के बाकी की जिंदगी चैन से एंजॉय करते हुए जी पाएं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप आज से ही, अभी से ही अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग को शुरू कर दें, क्योंकि हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये चाहता है कि वो जिंदगी भर सिर्फ काम करता रहे और अपनी मंथली सैलरी का इंतजार करता रहे। अगर आप अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन लेकर के अपना रिटायरमेंट प्लान बनाते हैं तो उससे होता यह है कि आप रिटायरमेंट के बाद भी एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकते हैं। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे आपको रिटायरमेंट के बाद भी प्रॉफिट मिलता रहेगा और आप पैसों के बारे में सोचना छोड़कर अपने जीवन की बाकी जरूरी चीजों पर फोकस कर पाएंगे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो एक और तरीका है जिससे आप अपनी इनकम को समय के साथ बढ़ा सकते हैं। हर महीने आपकी सैलरी आएगी और खर्च हो जाएगी, लेकिन अगर आप उसमें से कुछ पैसे निकाल कर कहीं पर भी इन्वेस्ट कर दें तो थोड़े समय में आपको उस इन्वेस्टमेंट से भी प्रॉफिट आने लग जाएगा और वो आपकी एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी। जब आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको सोच समझकर रिसर्च करके कम रिस्क वाली चीजों में इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट की शुरुआत आपको कम अमाउंट से करनी है, यानी कि आपकी इनकम में से आपको उतने ही पैसे इन्वेस्ट करने हैं जितने की अगर डूब भी जाए, नुकसान भी हो जाए तो भी आपकी जिंदगी पर कोई बड़ा डिफरेंस न पड़े। ध्यान रहे कि इन्वेस्ट आपको हमेशा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में ही करना है, क्योंकि कम समय में प्रॉफिट कमाने वाले प्रोजेक्ट्स में बहुत रिस्क होता है और आप अपने सारे पैसे गंवा भी सकते हैं। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या शेयर मार्केट में स्टॉक्स भी खरीद सकते हैं और आजकल तो क्रिप्टो करेंसी का भी काफी चलन है, तो आप कोई भी सेफ क्रिप्टो करेंसी ढूंढकर इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन रिसर्च जरूर करें। ये एक ऐसा प्रॉफिट का जरिया है जिसमें आप कभी भी उतावले या एक्साइटेड होकर के डिसीजन नहीं ले सकते। आपको पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ हमेशा काम लेना होगा। अपनी इनकम को बचाकर उसका सही इस्तेमाल करने के लिए एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन ये होता है कि आप किसी भी तरह का कर्ज लेने से बचें। हमारे सिर पर कर्ज होने से हमारी जिंदगी का पूरा फाइनेंशियल बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी वजह से हमारा मेंटल स्टेट भी खराब रहता है। अगर ऐसी कोई चीज है जो आपको खरीदनी है और उसके लिए एक बड़े अमाउंट की जरूरत है, तो आप कर्ज लेने की बजाय थोड़े थोड़े करके उसके लिए पैसे बचाकर उसको खरीद सकते हैं। फ्यूचर में कब क्या हो जाए इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन फिर भी कोई भी ऐसी सिचुएशन कभी भी आ सकती है कि आपकी नौकरी आपसे छिन जाए या आपके सारे पैसे किसी इमरजेंसी में लग जाए। तो ऐसे में जब आपके सिर पर एक बड़ा कर्जा हो तो इसके बहुत खराब कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि जिस दौर में हम रह रहे हैं वहाँ पर आपकी वैल्यू और इनकम आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपके पास ज्यादा स्किल्स हैं तो आपकी इनकम और कंपनी में वैल्यू ज्यादा होगी और आप कंपनी के लिए एक एसेट होंगे।
तो आप कंपनी के लिए एसेट बने रहेंगे और आपकी इनकम हर दिन बढ़ती रहे। इसके लिए जरूरी है कि आप नई नई स्किल्स को सीखते रहे और अपने सीवी में जोड़ते रहे। आप जिस किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें रिसर्च करके देखते रहिए कि ऐसी कौन सी नई स्किल्स है जिन्हें सीखकर आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छा स्किल सेट होगा तो कंपनी आपको कभी भी छोड़ना नहीं चाहेगी और किसी इकोनॉमिक क्राइसिस के समय में भी आप कंपनी के लिए एक एसेट साबित होंगे। क्योंकि कई लोग नौकरी लगने के बाद नई चीजें सीखना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है और कंपनी में प्रमोशन भी नहीं होता। तो समय समय पर आपका प्रमोशन होता रहे और आपकी ग्रोथ ना रुके, इसके लिए जरूरी है कि आप नई नई स्किल सीखना बंद ना करें। तो निशा के सजेशन को सुनकर अर्जुन फाइनेंस मैनेजमेंट को समझने लग गया था। तो उसने निशा को अपने लिए एक प्लान बनाने के लिए कहा। अर्जुन दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में एक सिंगल अनमैरिड आदमी के तौर पर रह रहा था, तो इसलिए उसका प्लान उसकी जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए था। निशा भी इसके लिए राजी हो गई और उसने अर्जुन को सिंगल इनकम और अनमैरिड लोगों के लिए एक प्लान तैयार करके दिया। तो लायबिलिटी को एसेट में कैसे बदले के इस एपिसोड में निशा ने अर्जुन को ये बताया कि कैसे अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन लेकर के आप अपनी इनकम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ उस इनकम को समय के साथ आगे भी बढ़ा सकते हैं। हमने ये भी बताया कि कैसे आप अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करके या रिटायरमेंट प्लानिंग करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो आज इन टेक्निक्स को अपने इकोनॉमिक प्लान में शामिल कीजिए और समय के साथ आप देखेंगे कि आपकी नेटवर्थ बढ़ रही है और आप अपने लार्जर गोल्स पर फोकस कर पा रहे हैं। तो बने रहिए इस सफर में और सुनते रहिए कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे निशा के प्लान की, जो सिंगल इनकम अनमेरिड लोगों को फाइनेंस मैनेज करना बताएगी। समझाएंगे कि कैसे आप अपनी लायबिलिटीज को एसेट्स में बदल सकते हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे आप मैनेज करके अपने खर्चे को कम कर सकते हैं और आगे जाकर अपने रिटायरमेंट को लग्जरी दे सकते हैं। तो जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस सफर में। इस सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे निशा ने अर्जुन को समझाया कि अपनी इनकम को मैनेज करके अपनी लायबिलिटी को एसेट में बदल सकते हैं। साथ ही हमें ये भी समझ में आया कि कैसे हम अलग अलग टेक्निक्स के बारे में जानकर और उनकी मदद से हम अपने बजट की प्लानिंग कर सकते हैं। तो अब आइए चलते हैं निशा के उस प्लान के बारे में जो उसने अर्जुन को सिंगल सोर्स इनकम और अनमैरिड लोगों के बारे में बताया। अर्जुन एक सिंगल इनकम सोर्स की मदद से अपना जीवन चला रहे हैं और अभी उनकी शादी नहीं हुई है, यानी कि फैमिली को लेकर के उनका कोई खर्चा नहीं है। वो दिल्ली में ही बेस्ड एक अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर नौकरी कर रहे हैं, जहां से उनको एक अच्छी खासी स्टेडी इनकम हर महीने मिलती है। अब इस अच्छी खासी नौकरी और इनकम के बावजूद भी अर्जुन अपने आप को इस बाजारीकरण यानी कमर्शलाइजेशन के जंजाल में फंसने से बचा नहीं पाए, क्योंकि आज मार्केट में अलग अलग चीजों को खरीदने के लिए हजारों लोन स्कीम्स अवेलेबल है। बाजार आपके लिए आए दिन तरह तरह की नई नई जरूरतें पैदा करता रहता है और आपको ये महसूस कराता है कि इस चीज के बिना तो आपका जीवन संभव ही नहीं है। और जब आपको लगता है कि ये चीज खरीदने के लिए तो मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो बाजार झट से आपके लिए लोन का इंतजाम करा देता है। इस तरह बाजार में हो रही मॉडर्नाइजेशन और प्रोग्रेस की दौड़ का हिस्सा बन जाते हैं और धीरे धीरे कर्जे में डूबते चले जाते हैं। तो अर्जुन भी इस बाजारीकरण वाले वायरस से अपने आप को बचा नहीं पाए और वो क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर ऐसी ऐसी चीजें खरीदते चले गए जिनकी उनको कभी जरूरत थी ही नहीं। देखते ही देखते उनके क्रेडिट कार्ड्स का इतना कर्जा इकट्ठा हो गया कि उनके महीने की सारी इनकम सिर्फ ब्याज और ईएमआई चुकाने में ही खर्च होने लगी। अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी उन्हें दूसरों से पैसे उधार लेने पड़े, जिसकी वजह से उनका कर्जा और भी बढ़ता चला गया। उनके पास इनकम का कोई दूसरा सोर्स भी नहीं था जिसकी मदद से वे अपना खर्चा चला पाते। एक समय तो ऐसा भी आया जब उनकी समझ से बाहर हो गया कि कौन सा लोन वो पहले चुकाए और कौन सा बाद में। वो मेंटली भी परेशान रहने लगे और ऑफिस में उनके काम की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी भी धीरे धीरे घटने लगी। और जब उनकी समझ में कुछ नहीं आया तो उन्होंने अंत में तंग आकर ये डिसाइड किया कि वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेंगे और निशा अर्जुन की फाइनेंशियल एडवाइजर बनकर के सामने आई। निशा ने अर्जुन की फाइनेंशियल सिचुएशन का अच्छे से मुआयना किया और उसकी इनकम, खर्चे और फ्यूचर गोल्स को ध्यान में रखते हुए एक सूटेबल बजट प्लान बनाने में उसकी मदद की। अर्जुन ने जितना कर्जा इकट्ठा कर रखा था उसको देखते हुए निशा ने डिसाइड किया कि सबसे पहले उनको किसी भी तरह इस कर्ज को खत्म करना होगा। इसके लिए उसने एक स्ट्रेटेजी बनाई और अर्जुन को सलाह दी कि वो अपने हाई इंटरेस्ट रेट वाले लोन को सबसे पहले चुकाए। इसके लिए अर्जुन ने पहले अपने सभी फालतू खर्चों की लिस्ट बनाई और उन सब एक्सपेंसेस को अपने बजट से कट ऑफ कर दिया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके कुछ पैसे बचने लग गए हैं, जिसका इस्तेमाल उसने अपने लोन को चुकाने के लिए किया। साथ ही साथ निशा ने उसे सलाह दी कि वो हर महीने कुछ पैसे बचाकर अपने इमरजेंसी फंड में डाल दे
जिससे अगर फ्यूचर में कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ भी जाए तो उससे डील करने के लिए लोन लेने की जरूरत ना पड़े। अर्जुन ने अपने एडवाइजर की सभी बातों को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में शामिल कर लिया और समय के साथ उसने देखा कि उसके लोन भी धीरे धीरे खत्म होते चले गए और कुछ पैसे वो सेव भी करने लग गया। अब जब उसके पास कुछ सेविंग होने लग गई तो निशा ने सलाह दी कि इन पैसों को वो कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दे। रिसर्च करके उसने अर्जुन को उसके बजट के लिए सूटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बताया। अर्जुन के फ्यूचर गोल्स और उसकी रिस्क लेने की कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए एडवाइजर ने ऐसे म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की सलाह दी जिसमें रिस्क कम हो और वो लॉन्ग टर्म में उसको बेनिफिट दे पाए। उसकी सलाह मानकर अर्जुन ने अपने पैसे म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिए, जहां से समय के साथ उसको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। जैसे जैसे अर्जुन फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर चलते हुए अपने पैसों को मैनेज करता रहा, वैसे वैसे उसने देखा कि उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन में बहुत सुधार आ गया है और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के जरिए उसने अपने लिए एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम भी बना ली। अब जब उसके पास अच्छे खासे पैसे बचने लगे तो वो रियल एस्टेट जैसे बड़े एसेट्स में भी इन्वेस्ट करने लग गया। बड़े रिस्क के साथ बड़ा फायदा भी आता है, तो जैसे जैसे वो बड़े एसेट्स में इन्वेस्ट करने लगा वैसे वैसे उसे और भी ज्यादा प्रॉफिट होने लगा। तो जब भरपूर मात्रा में अलग अलग सोर्सेज से पैसे आने लग गए तो अर्जुन ने अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर गोल्स को पूरा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उसने अपने लिए एक अच्छी सी कार खरीदी, फिर घर और कुछ पैसे हर महीने उसने अपने फ्यूचर के लिए भी सेव करने शुरू कर दिए। सबके लिए फ्यूचर प्लानिंग अलग अलग हो सकती है। कोई अपने अर्ली रिटायरमेंट के लिए सेव करता है तो किसी का प्लान होता है कि फ्यूचर में वो एक बिजनेस खड़ा करेगा। तो इस केस स्टडी के जरिए हमने जाना कि कैसे अर्जुन निशा की मदद से अपनी सभी लायबिलिटीज को मैनेज करके उनको एसेट्स में बदल पाया और अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज की मदद से अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर पाया। एक फाइनेंशियल एडवाइजर क्यों जरूरी होता है, इसका अंदाजा हम इस कहानी से लगा सकते हैं कि कैसे एक आदमी जो इस कदर कर्ज में डूबा हुआ है कि उसके पास अपनी बेसिक जरूरतों के लिए भी पैसा नहीं है, वो अपने सभी लोन चुकाकर अपने लिए 2 से 3 अलग अलग इनकम सोर्सेस क्रिएट कर लेता है। तो ये तो सिर्फ एक कहानी है जो हमने आपको यहाँ पर बताई है, पर ऐसे बहुत सारे अर्जुन हमारे आसपास मौजूद है। तो इस कहानी से आपको बस इतनी सी सीख लेनी है कि सही सलाह और फाइनेंशियल प्लानिंग की मदद से आप जिंदगी में कभी भी किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन से निकलकर एक अच्छा फाइनेंशियल फ्यूचर अपने लिए बना सकते हैं। एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से आप अपनी सभी लायबिलिटीज को मैनेज करके उनको एसेट्स में बदल सकते हैं। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी लायबिलिटीज को पहचान कर उन्हें धीरे धीरे करके खत्म कर सकते हैं। इस तरह आप अभी से ही अपने एसेट्स और वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें आपको सबसे पहले पहचानने की जरूरत है और कैसे आप उन स्टेप्स को फॉलो करके अपने एसेट्स को बड़ा बना सकते हैं। अर्जुन अब लगातार अपनी फाइनेंशियल एडवाइस के लिए निशा से सलाह लेने लगा था। उसकी पोजीशन अब पहले से काफी बेटर हो चुकी थी, लेकिन अभी भी अर्जुन अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को पहचानने में मुश्किलों का सामना कर रहा था। तो इसी को समझने के लिए उसने निशा से एक बार फिर से सलाह लेने की सोची। दोस्तों, अब तक के एपिसोड में हम बार बार इस चीज पर जोर देते आए हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लिए बहुत जरूरी है। हमने आपको बताया कि कैसे अपनी इनकम को सही ढंग से मैनेज करके आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी जरूरी क्यों है? क्या पैसा आज इतना बड़ा हो चुका है जिसके लिए आदमी अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है? सिर्फ चंद पैसे कमाने के पीछे आज हम अपनी नींद, चैन, सुख, शांति सब कुर्बान कर देते हैं, पर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आज का दौर ही ऐसा है जिसमें पैसे के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं। हम पैसों की संधि दौड़ में भी इसलिए भाग रहे होते हैं ताकि कुछ पल तो हम खुशी से चैन के साथ जी पाए, लेकिन एक बार जब हम इस जंजाल में पैर रख देते हैं तो हम फिर इसमें फंसते ही चले जाते हैं। तो चलिए अर्जुन और निशा के जरिए हम भी इस बारे में अच्छे से जानकारी लेते हैं कि कैसे इस जंजाल से हम अपने आप को बचा सकते हैं। हम सबकी जिंदगी में कुछ ग्रेटर गोल्स होते हैं। किसी को पूरी दुनिया घूमनी होती है तो किसी को समाज सेवा में दिलचस्पी होती है। कोई इस दुनिया में रहते हुए किताब लिखना चाहता है तो कोई यहाँ से जाने से पहले एक फिल्म बनाना चाहता है। समय के साथ हम इन ग्रेटर गोल्स को भूल जाते हैं और पूरी जिंदगी बस पैसे कमाने और उन्हें उड़ाने में निकाल देते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पैसों को मैनेज करना इसलिए जरूरी है ताकि आप एक समय के बाद अपने काम से रिटायरमेंट लेकर के अपने जीवन के ग्रेटर गोल्स पर फोकस कर सके। लायबिलिटी और एसेट मैनेजमेंट में जो सबसे जरूरी और पहला स्टेप आता है वो ये है कि आप अपनी लायबिलिटीज को पहचाने, अपनी जिम्मेदारियों को पहचाने। पिछले एपिसोड में हमने आपको अर्जुन की कहानी बताई थी। सोचिए अगर अर्जुन कभी अपनी लायबिलिटीज को पहचान ही नहीं पाता तो क्या वो कभी भी उनको एसेट्स में बदल पाता? तो इस सीरीज के इस एपिसोड में हम आपको लायबिलिटीज को पहचानने से लेकर
उनको खत्म करके एसेट्स में बदलने तक का सारा प्रोसेस बताएंगे। इस प्रोसेस में पहला स्टेप है कि आप अपनी सभी लायबिलिटीज को पहचान कर उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। लायबिलिटीज क्या है, ये हमने आपको पहले भी बताया है। दूसरों की तरफ आपकी ऑब्लिगेशंस जो आपको पूरी करनी होती है। यानी कि अगर आपने किसी से कर्जा लिया है तो आपकी ऑब्लिगेशन है उस व्यक्ति को या उस ऑर्गेनाइजेशन को आपको वो कर्ज चुकाना है, यानी कि एक अच्छी खासी बड़ी जिम्मेदारी। तो पहले आप अपने सभी लोन्स की एक लिस्ट बना लीजिए। इसमें आप अपने सभी तरह के लोन्स को शामिल कर लें, जैसे आपके क्रेडिट कार्ड का बैलेंस, आपका कार लोन, आपकी पढ़ाई का लोन या फिर आपने किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए लोन लिया हो। एक बार सभी लोन्स की लिस्ट अगर आपके हाथ में होगी तो आपको पता होगा कि कितना कर्जा किसको चुकाना है। इसके बाद इस प्रोसेस में दूसरा स्टेप आता है अपने लोन्स को प्रायोरिटाइज करने का। जाहिर सी बात है कि अगर आपने कई सारे अलग अलग लोन्स ले रखे हैं तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप सारे लोन्स एक साथ चुका दें। इसलिए आपको सारे लोन्स एक एक करके चुकाने होंगे। यहाँ पर आपके मन में अब सवाल होगा कि कौन सा लोन पहले चुकाया जाए और कौन सा लोन बाद में। इसके लिए आप एक लिस्ट बनाकर उसमें सभी लोन्स की इंटरेस्ट रेट को लिख लीजिए। फिर आपको देखना है कि कौन से लोन की इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है, उस लोन को आपको सबसे पहले चुकाना है। इसी तरह सारे लोन्स को आपको इंटरेस्ट रेट के बेसिस पर प्रायोरिटाइज कर लेना है और फिर उनको इसी प्रायोरिटी के लिस्ट के हिसाब से चुकाते चले जाना है। इस प्रोसेस का तीसरा और एक बेहद ही इंपॉर्टेंट स्टेप है बजट प्लानिंग। बजट प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी है कि आप पहले अपनी इनकम और एक्सपेंसेस की एक लिस्ट बना लें। लिस्ट में एक तरफ आप अपने महीने भर में आने वाली इनकम को लिख लीजिए और दूसरी साइड में आप महीने भर में होने वाले अलग अलग एक्सपेंसेस को लिख लीजिए। अब ये लिस्ट जब आपके हाथ में होगी तो आप ये जान पाएंगे कि कौन कौन सी ऐसी फालतू चीजें हैं जिन पर आप हर महीने पैसे खर्च कर रहे हैं। और जब आपको इन फालतू खर्चों के बारे में पता लग जाएगा तो धीरे धीरे करके आप उनको कट ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने अपनी एक्सपेंसेस की लिस्ट बनाई और आपको पता चला कि हर महीने आप एक ओटीटी प्लेटफॉर्म को सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे दे रहे हैं, लेकिन आप कभी भी उस ओटीटी पर कंटेंट नहीं देखते, तो आप उस सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करके इस फालतू खर्च को हर महीने बचा सकते हैं। दूसरा, आप ये भी देख सकते हैं कि महीने भर में आपका सबसे ज्यादा खर्चा कौन सी चीज पर हो रहा है, और अगर वो ऐसा खर्चा है जिसको थोड़ा कम किया जा सकता है तो वो भी आपको कट ऑफ करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप हर महीने सबसे ज्यादा पैसे कपड़े खरीदने के लिए खर्च करते हैं, तो आप इस खर्चे को थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि हर महीने कपड़े खरीदना आपकी बेसिक नीड नहीं है। इस तरह जब आपके पास अपनी इनकम और एक्सपेंसेस की लिस्ट होती है तो आप अपनी एक्सपेंसेस को कम करके अपनी इनकम को ज्यादा बेहतर मैनेज कर सकते हैं। इस बजट प्लानिंग से जो पैसे आपके हर महीने बचेंगे उनका इस्तेमाल आप लोन चुकाने के लिए कर सकते हैं। लाइबिलिटीज और एसेट मैनेजमेंट के इस प्रोसेस का अगला स्टेप आता है कंसोलिडेशन। इसका मतलब है कि आप अपने अलग अलग लोन्स चुकाने की बजाय उसकी जगह एक ही बड़ा लोन लेकर चुका सकते हैं। आपने जो लोन्स ले रखे हैं उनके अलग अलग इंटरेस्ट रेट होंगे, किसी का इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो किसी का कम। हर महीने आपको टेंशन रहेगी कि इस महीने कौन से लोन की ईएमआई भरनी है, या आप इस बात से परेशान रहेंगे कि कौन सा लोन पहले चुकाएं और कौन सा बाद में। और ऐसे अलग अलग इंटरेस्ट रेट के लोन होने से आपका पूरा बजट प्लान भी बिगड़ जाता है। तो ऐसे में कंसोलिडेशन एक अच्छा तरीका है जिसकी मदद से आप अपने बजट प्लान को ट्रैक पर ला सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने सभी लोन्स की एक लिस्ट बना लीजिए। उससे आपको ये पता लग जाएगा कि पूरा लोन चुकाने में आपके कितने पैसे लगेंगे। फिर आप अपने लोन देने वाले व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन से नेगोशिएट करके पहले से कम इंटरेस्ट रेट पर एक बड़ा लोन ले सकते हैं। इस नए लोन की मदद से आपको पुराने सभी छोटे मोटे लोन्स चुका देने हैं। इससे होगा ये कि हर महीने आपका मल्टीपल लोन चुकाने का झंझट खत्म हो जाएगा और आप बस एक ही लोन चुकाने पर फोकस कर पाएंगे। दूसरा फायदा इससे ये होगा, क्योंकि आपने लोन पहले से कम इंटरेस्ट रेट पर लिया है तो ओवरऑल अमाउंट जो आपको चुकानी है वो भी कम हो जाएगी। और वैसे भी ना, कई बार बोनस की वजह से या आपका प्रमोशन होने की वजह से आपकी इनकम बढ़ जाती है, या फिर किसी महीने आपके खर्चे कम होते हैं तो आपके पास कुछ और पैसे बच जाते हैं। उन पैसों से फालतू खर्चा करने की बजाय उनका इस्तेमाल आप लोन चुकाने के लिए कर सकते हैं। लाइबिलिटीज मैनेजमेंट का ये एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि त्योहारों पर आपका जो बोनस आता है वो एक अच्छी खासी अमाउंट होती है, और जब आप इसका इस्तेमाल लोन चुकाने के लिए करते हैं तो आपके लोन की अमाउंट तो कम होती ही है, साथ ही साथ आपका जो अगले महीने का इंटरेस्ट है वो भी कम हो जाता है। तो इस प्रोसेस के दौरान एक और बात जिसका आपको खास ध्यान रखना है वो ये है कि आपको कोई भी नया लोन लेने से बचना है, क्योंकि अगर आप पहले से ही एक अच्छी खासी लोन की अमाउंट चुका रहे हैं तो एक और नया लोन लेने से आपके महीने के एक्सपेंसेस में एक और ईएमआई जुड़ जाती है, जिससे आपकी पूरी बजट प्लानिंग खराब हो जाती है। मार्केट आपको अलग अलग एडवर्टीजमेंट के जरिए बार बार उकसाएगा कि आप अपने पैसे उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज पर खर्च करें, लेकिन आपको यहाँ पर इस जंजाल में फंसकर एक और लोन नहीं लेना है। अगर आपको कभी भी ये रियलाइज होता है कि कोई चीज आपके लिए बहुत जरूरी हो गई है और उसको तो खरीदना ही पड़ेगा,
तो उसके लिए आप पहले थोड़े थोड़े करके हर महीने पैसे बचाएं, और जब आपके पास उस चीज को खरीदने के लिए सफिशिएंट अमाउंट इकट्ठी हो जाए तभी जाकर वो चीज आप खरीदें। अपनी लाइबिलिटीज को कट ऑफ करने के इस प्रोसेस के लिए जितने भी स्टेप्स हमने आपको बताए हैं उनका कोई मतलब नहीं होगा अगर आप डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन से हमारा मतलब है कि आपने जो भी बजट प्लान बनाया है उससे इधर उधर ना भटके। अपनी इनकम और एक्सपेंसेस लिस्ट की मदद से आपने जो लोन चुकाने का प्लान बनाया है उस पर स्टिक रहे, अडिग रहे। मार्केट आपको बहुत बार प्रोवोक करेगा, लेकिन आपको कोई भी नया लोन लेने से या फिर अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने से हमेशा बचना है। जब तक आपका पूरा लोन खत्म नहीं हो जाता तब तक कम से कम आपको अपने प्लान से स्टिक रहना है। उसके बाद आप अपने इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए नए नए रिस्क लेकर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी लाइबिलिटीज को मैनेज करके एसेट में बदल पाएंगे और अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर पाएंगे। अगले एपिसोड में एक और मजेदार केस स्टडी की मदद से हम आपको लाइबिलिटीज मैनेजमेंट के बारे में और अच्छे से बताएंगे। आपको बताएंगे कि एक मैरिड कपल को अपना फाइनेंस कैसे मैनेज करना चाहिए, वो कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपको आने वाले वक्त में अमीर और आपकी लाइफ को पूरी तरह से सिक्योर बना सकते हैं, और कैसे आप मिलकर अपनी लाइबिलिटीज को एसेट्स में बदल सकते हैं। अर्जुन अब निशा से इतनी एडवाइस लेकर अपने फाइनेंसेस को काफी अच्छे से मैनेज करने लग गया था। इससे उसकी लाइफस्टाइल में भी काफी फर्क दिखने लगा। अर्जुन की लाइफ में आए इस फर्क को उसके आसपास के लोग भी नोटिस करने लगे थे। इन लोगों में रोहित और अंजलि भी थे। उन्होंने अर्जुन से उसकी जिंदगी में आए इस बदलाव के बारे में पूछा तो अर्जुन ने निशा के बारे में उन्हें बताया। रोहित और अंजलि भी चाहते थे कि वो भी अपने फाइनेंस को इतने अच्छे से मैनेज कर सके कि उन्हें अपने पैसों को खर्च करने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अर्जुन के कहने पर उन्होंने निशा को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई और उससे एक सोल्यूशन मांगा। इसलिए निशा ने उनके लिए एक प्लान बनाया जो हर मैरिड कपल के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे हम अपनी लाइबिलिटीज को छोटे छोटे भागों में तोड़कर उनसे अपना उधार चुका सकते हैं। साथ ही इस दौरान डिसिप्लिन, प्लानिंग और कमिटमेंट की जरूरत पर भी हमने चर्चा की। अब रोहित और अंजलि के जरिए हम मैरिड कपल्स के लिए लाइबिलिटीज की इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। मुंबई शहर भारत की आर्थिक राजधानी है। इस शहर में करोड़ों लोग अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए काम की तलाश में आते हैं। ऐसे ही लोगों में शामिल थे रोहित और अंजलि। रोहित और अंजलि एक शादीशुदा कपल है। रोहित एक कंपनी में सेल्स मैनेजर का काम करता है, वहीं अंजलि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर है। मुंबई जैसे बड़े शहर में अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रोहित और अंजलि ने अपने लिए एक घर खरीदने का डिसीजन लिया। साथ ही कहीं आने जाने के लिए एक कार और अपनी दूसरी जरूरतों के लिए एक क्रेडिट कार्ड भी लिया। इस तरीके से रोहित और अंजलि पर अब कार लोन, होम लोन और क्रेडिट कार्ड का उधार था। लेकिन इन सब के साथ रोहित और अंजलि ने अपने फ्यूचर के लिए सब कुछ और लॉन्ग टर्म गोल भी सोच रखे हैं। अपने रिटायरमेंट प्लान, प्रॉपर्टी और ट्रैवलिंग के लिए उन्हें फाइनेंशियली स्टेबल होने की जरूरत है। इसलिए धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि अपनी लाइबिलिटीज को ढंग से मैनेज करना और उन्हें एसेट में बदलकर इस्तेमाल करना उनके लिए बेहद जरूरी है। यहाँ पर निशा रोहित और अंजलि की फाइनेंशियल सिचुएशन को अच्छे से स्टडी करती है और उसके बाद उन दोनों को एक ऐसा बजट प्लान बनाने में हेल्प करती है जिसमें उनकी इनकम, उनके खर्चे और फ्यूचर गोल्स का ध्यान रखा जाता है। फाइनेंशियल एडवाइजर निशा के जरिए ही उन्हें ये सलाह भी मिलती है कि कैसे उन्हें अपना उधार कम करना है। इसके साथ ही निशा रोहित और अंजलि को फ्यूचर में किसी भी तरह की इमरजेंसी से लड़ने के लिए इमरजेंसी फंड की जरूरत भी समझाती है। दरअसल जब हमारे सामने आज कोई भी जरूरत खड़ी हो तो हम उस जरूरत को पूरा करने में अपने सारे रिसोर्सेज लगा देते हैं, जबकि फ्यूचर में हमें आज की जरूरत से भी ज्यादा बड़ी जरूरत का सामना करना पड़ सकता है और ये बात हम भूल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आज आपको अपने लिए घर खरीदना सबसे ज्यादा जरूरी चीज लगती है, लेकिन हो सकता है कि 2 साल के बाद आपको कोई ऐसी हेल्थ इमरजेंसी हो जो घर खरीदने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो। तो ऐसे में आप न तो आज घर खरीदना टाल सकते हैं, ना ही आगे फ्यूचर में ऐसी किसी इमरजेंसी की संभावना से इनकार कर सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि आज के प्लान के साथ साथ फ्यूचर के लिए इमरजेंसी फंड जमा करना भी ध्यान में रखा जाए। निशा आगे उन्हें म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और रियल एस्टेट जैसे अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में जानकारी देती है। इनके जरिए निशा रोहित और अंजलि को ये बताती है कि कैसे थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके वो दोनों अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए फंड जमा कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर कामकाज में उलझे लोगों के लिए अपनी नौकरी करना और घर आकर आराम करने के अलावा इन्वेस्टमेंट जैसी चीजों के बारे में सोचने के लिए ज्यादा टाइम बचता ही नहीं है। अब ऐसे में ना तो उन्हें इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस के बारे में जानकारी होती है, ना उनके फायदों के बारे में। इसी वजह से कई बार अच्छी अपॉर्चुनिटीज होते हुए भी कई लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते और इसी एक वजह से उनके फाइनेंशियल गोल्स पूरे होते होते रह जाते हैं। तो रोहित और अंजलि को भी ना इसी भूल का नुकसान न उठाना पड़े,
इसीलिए निशा ने उन्हें इन्वेस्टमेंट के अलग अलग ऑप्शंस और उनके फायदों के बारे में समझाया। लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ निशा ही अपनी तरफ से कोशिश किए जा रही थी, बल्कि रोहित और अंजलि को भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और उसकी सलाह पर पूरा भरोसा था। और इसी भरोसे के दम पर रोहित और अंजलि ने निशा की सलाह पर काम करना शुरू किया। उसकी रिकमेंडेशन को फॉलो करते करते उन्होंने पाया कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन में पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं। निशा की सलाह पर उन्होंने सबसे पहले अपना कार लोन और क्रेडिट कार्ड का उधार चुकाया, जिसकी वजह से आगे इन्वेस्टमेंट और सेविंग के लिए उनके पास पैसा बचने लगा। दरअसल कार लोन और क्रेडिट कार्ड पर पैसा ना चुकाने की वजह से इंटरेस्ट का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि रोहित और अंजलि के पास तमाम कोशिशों के बावजूद कोई सेविंग्स नहीं बच पाती थी। लेकिन एक बार उन्होंने क्रेडिट कार्ड और कार लोन से छुटकारा पा लिया, तब उनके पास इंटरेस्ट में लगने वाला एक्स्ट्रा पैसा तो बच ही गया, साथ ही साथ लोन से भी पीछा छूटा। अब उनके पास जो भी पैसा बच रहा था उसे वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में लगा सकते थे। तो यहाँ पर निशा की सलाह पर काम करने से उन्हें एक ऐसा तरीका मिल गया जिनसे उनकी इनकम का एक सोर्स बढ़ गया। रोहित और अंजलि ने अपने एडवाइजर की सलाह पर एक और प्रॉपर्टी खरीद ली और उसे किराए पर चढ़ा दिया। अब उस प्रॉपर्टी से जो किराया आ रहा था उसी से प्रॉपर्टी की कीमत निकाली गई और उसके बाद जो पैसा बचने लगा वो भी रोहित और अंजलि की सेविंग्स में काम आने लगा। किराए से मिलने वाले पैसे से उन्होंने अपना बचा हुआ होम लोन चुकाया और म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। इस तरह देखते ही देखते अंजलि और रोहित की फाइनेंशियल सिचुएशन पहले से कहीं ज्यादा बेहतर होने लगी। इस तरह अंजलि और रोहित एक ऐसा फाइनेंशियल प्लान बना पाए जिसकी मदद से वो अपने आज की फाइनेंशियल जरूरतों को भी पूरा कर पा रहे थे और अपनी फैमिली और अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर भी प्लान कर पा रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रोहित और अंजलि ने अपनी इनकम को इन्वेस्ट करके उससे सेविंग का एक नया सोर्स खड़ा किया। इसी वजह से अब उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले से बेहतर हो रही थी। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब है कि अब वो दोनों पहले से ज्यादा ट्रैवल कर सकते थे, अपनी मनपसंद चीजें खरीद सकते थे और अपना रिटायरमेंट प्लान भी बना सकते थे। किराए के रूप में अब उनके पास इनकम का एक परमानेंट सोर्स था जिसे लेकर अब उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इस तरह अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से रोहित और अंजलि अपनी लायबिलिटीज को एसेट्स में बदल पाए। एसेट्स ने रोहित और अंजलि के लिए इनकम के नए सोर्स खड़े किए और उनकी मदद से उन्होंने पहले क्रेडिट कार्ड, कार लोन और होम लोन जैसे अपने उधार चुकाए और उसके बाद सेविंग्स करना शुरू किया। अब रोहित और अंजलि कैसे फाइनेंशियल प्लान के हिसाब से अपने गोल्स बना रहे थे जो उनकी आज की जरूरत के साथ साथ उनके और उनके परिवार के फ्यूचर को भी ध्यान में रख रहा था। अपनी लायबिलिटीज को एसेट में बदलने वाले ऐसे लाखों कपल्स की कहानियां भारत में मौजूद है। हो सकता है कि अलग अलग लोगों की इनकम अलग अलग हो और उसके आधार पर उनकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट में भी फर्क आए। इस फर्क के चलते इन्वेस्टमेंट कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर स्ट्रेटेजी यही रहती है कि आपको अपनी लायबिलिटीज यानी अपनी जिम्मेदारियों को एसेट्स में बदलना होगा। कुछ खास सिचुएशन और दिक्कतों की वजह से हो सकता है आपको अपने प्लान में कुछ छोटा मोटा बदलाव करना पड़े, लेकिन ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सही गाइडेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग की बदौलत कोई भी व्यक्ति अपने फाइनेंस को कंट्रोल कर सकता है और उसकी हेल्प से अपने और अपने परिवार का फ्यूचर बेहतर बना सकता है। तो ये थी रोहित और अंजलि की कहानी। इस केस स्टडी के जरिए हमने उनकी लायबिलिटीज को एसेट्स में बदलने का तरीका तो जाना ही, लेकिन साथ में हमने ये भी देखा कि कैसे उन्होंने अपने डेट से यानी अपने कर्ज से छुटकारा पाया। रोहित और अंजलि पर कार लोन, होम लोन और क्रेडिट कार्ड डेट जैसे भारी भरकम बोझ मौजूद थे, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सूझबूझ और उसकी बात को मानते हुए अंजलि और रोहित द्वारा लिए गए डिसीजन से उनका कर्ज न सिर्फ कम होता गया बल्कि उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा भी बचने लगा। यहाँ पर वैसे ये बात ध्यान देने लायक है कि बिना डेट क्लियर किए आप इन्वेस्टमेंट और सेविंग पर फोकस नहीं कर पाएंगे, और फोकस क्या, बिना कर्ज चुकाए आपके पास शायद इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे बच ही ना पाए। इसलिए अपने डेट को स्मार्टली मैनेज करना बहुत जरूरी है, जैसा कि रोहित और अंजलि ने किया। उन्हीं की तरह आपको भी अपने डेट्स का ट्रैक रखते हुए देखना है कि सबसे पहले आपको किस कर्ज से छुटकारा पाने की जरूरत है, जहां पर आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है और जिसका असर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर सबसे ज्यादा हो, उसे सबसे पहले निपटा देना चाहिए। इसी तरह एक एक करके अपने कर्ज मैनेज